छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब महिला अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। जब अर्जुन बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। तब से अर्जुन का पालन पोषण उसकी माँ ने खुद किया था। अर्जुन की माँ के होने से कभी उसे अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई। अर्जुन अभी तक अविवाहित था और घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसे ही उठानी पड़ती थी। मीरा ने कभी अर्जुन से कोई काम नहीं करवाया और वह हमेशा उसे आराम देने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर भी अर्जुन माँ की थोड़ी बहुत मदद करने के लिए घर का छोटा मोटा काम जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना आदि कर देता था। लेकिन जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए अर्जुन को दूसरे लोगों के खेतों में काम करना पड़ता था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिलते थे उनसे मुश्किल से अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। मीरा सोचती थी कि एक दिन अर्जुन के पास ज्यादा पैसे होंगे, तब वह अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा। मीरा ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम आज जल्दी से जमींदार के खेत पर काम पर जाना। अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे तो वह बहुत गुस्से में आकर चिल्लाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो। माँ, आप तो हमेशा यही कहती रहती हो। आप हमेशा मेरे लिए चिंता करती हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। जमींदार के ताने मुझे भी समझ में आते हैं। क्या करूं, वो जमींदार है ही एक नंबर का खड़ूस इंसान। मैं भी जैसे तैसे उसके यहाँ काम करके अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। यह समय भी चला जाएगा। इन छोटे मोटे पैसे से तुम अपना भविष्य बना सकते हो। तुम अपना कारोबार शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन तो मुझे ऊपर वाले के पास जाना ही है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम अपनी मेहनत से अपना रास्ता तय करोगे। माँ, मुझे पता है कि हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूं कि इस वक्त इन खेतों में काम करके पैसे जुटाऊं और फिर कुछ महीनों बाद जब पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं खुद का काम शुरू करूंगा। फिर इन जमींदारों के ताने भी मुझे परेशान नहीं करेंगे। फिर अर्जुन जल्दी से अपने घर के काम निपटाकर जमींदार के खेतों की ओर निकल पड़ता है। खेत पर पहुंचकर वह देखता है कि जमींदार थोड़ा गुस्से में लग रहा था। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते, छोड़ो, जल्दी से काम शुरू करो। 2 मजदूर पहले ही आ चुके हैं और वे पूर्व दिशा में जमीन खोद रहे हैं। तुम पश्चिम दिशा में काम करो। मैं चाहता हूं कि यह काम जल्दी खत्म हो जाए और ध्यान रखना, अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारी मेहनत के पैसे काट लूंगा। जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके खेत में खूब मेहनत करूंगा और आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा कर दूंगा। ठीक है, अब तुम काम पर लग जाओ। अर्जुन ने अपने हाथों में औजार उठाए और जल्दी से खेत की ओर बढ़ गया। वह पूरे दिन खेत में काम करता रहा। रात हो जाने तक अर्जुन ने जमींदार का काम पूरा कर दिया। सारा दिन का काम खत्म करने के बाद अर्जुन खेत के मालिक रघुनाथ के पास अपनी मजदूरी लेने पहुंचा। मालिक, आपके खेत का सारा काम पूरा कर दिया है। कृपया मेरी आज की मजदूरी दे दें और बताएं कि कल मुझे किस खेत में काम करना है। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। यह अच्छी बात है और मैं तुम्हारी मजदूरी दूंगा, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और काम नहीं बचा है। मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका पश्चिमी खेत 4 एकड़ का है और वहां अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अगर आप मुझे वहां काम करने दें तो मैं उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। देखो अर्जुन, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह खेत मैंने 2 और मजदूरों को दे दिया है। वे वहां काम करेंगे। तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा, लेकिन कल से यहां मत आना। अब अपना काम कहीं और ढूंढ लो। अर्जुन निराश हो गया। रघुनाथ ने एक छोटी थैली में पैसे बांधे और अर्जुन को थमा दिए। अर्जुन घर पहुंचकर यह घटना अपनी माँ को बता देता है। अब मैं क्या करूंगा? रघुनाथ मालिक ने साफ मना कर दिया है और हमारे गांव में बहुत कम जमींदार हैं जो हमें काम पर रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल मुझे काम कहां मिलेगा। अगर काम नहीं मिला तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, चिंता मत करो। मेहनत करने वालों को काम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। सुबह होते ही हम किसी और जमींदार से जाकर बात करेंगे। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपनी माँ की बात सुनी और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता बनी हुई थी कि अगला दिन कैसा होगा। अगली सुबह अर्जुन बहुत बीमार हो जाता है। वह अपनी खराब सेहत के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। उसकी हालत देखकर उसकी माँ मीरा को उसकी बहुत चिंता होती है। मीरा अपने बेटे से कहती है, बेटा अर्जुन,
मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन फिर भी तुम चिंता करते रहे। इसी वजह से तुम बीमार हो गए। लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ और वह तुम्हारी तबीयत के बारे में जरूर बताएगा। मीरा तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगी। रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन से हुई, जो शहर से मेडिकल की पढ़ाई करके आया था। तभी मीरा ने कहा, बेटा मोहन, मेरा अर्जुन बहुत बीमार है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो और उसे कुछ दवाइयां दे सकते हो? अगर उसे समय पर दवाई नहीं मिली तो वह और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। अपने बेटे के लिए मीरा के दिल में बहुत प्यार था, इसलिए वह अपने बेटे की हालत बताते हुए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। उसके आंसू बहते देख मोहन बोला, अरे चाची, रो क्यों रही हो? तुम्हारे बेटे अर्जुन को कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे घर जा रहा हूं और उसकी जो भी तबीयत होगी मैं उसका इलाज करूंगा। उसे कुछ दवाई गोलियां दूंगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। मोहन मीरा के साथ उसके घर आता है और अर्जुन को देखता है। फिर वह मीरा से कहता है, उसे गंभीर बीमारी है और यह यहाँ ठीक नहीं होगी। हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा और वहां उसके इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च होगा। चाची, आपके पास पर्याप्त पैसे हों तो आप तुरंत उसे अस्पताल ले जाइए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा सकूं और उसका इलाज करा सकूं। काश भगवान हम पर दया करे। चाची देखो, अगर यह बीमारी मेरे काबू में होती तो मैं इसका इलाज कर देता, लेकिन अब तुम्हें अस्पताल ही जाना पड़ेगा। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। मोहन की बातें सुनकर मीरा के पैर कांपने लगते हैं। वह रोने लगती है और उसे अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगती है। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलाज के लिए पैसे कैसे जुटाऊं। मीरा कुछ देर सोचती है। तभी उसके मन में एक विचार आता है और वह खुद से कहती है, मैं जमींदार के पास जाऊंगी, शायद वह मुझे कुछ पैसे दे दे। अगर वह मुझसे जितना चाहे उतना ब्याज ले तो भी मैं उससे पैसे जरूर लूंगी। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। मीरा जमींदार रघुनाथ के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। मालिक, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। कृपया मुझे 4000 रुपए दे दीजिए ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं और वह फिर से ठीक हो जाए। मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। मीरा, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हारा बेटा बीमार है। इससे मेरा क्या लेना देना? वह तो तुम्हारा बेटा है, उसे कैसे ठीक करवाओगी यह तो तुम खुद ही जानती हो। और अब जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मीरा को बहुत बुरा लगता है। वह चुपचाप चली जाती है। मन ही मन सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं दूसरे जमींदार लाल सिंह के पास जाऊंगी। शायद वह मुझे पैसे दे दे। अगर वह मुझे पैसे दे देगा तो मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। मीरा जमींदार के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। जमींदार जी, मेरा बेटा अर्जुन बहुत बीमार है और अब मुझे 4000 रुपए की जरूरत है। मुझे इलाज के लिए 4000 रुपए चाहिए। कृपया मुझे वह पैसे दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। मना मत करना, क्योंकि मेरे बेटे की जान दांव पर लगी है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम उस रुपये पर ब्याज दोगी और 10 दिन बाद तुम मेरा सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दोगी और उस पैसे पर तुम्हें 1000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। और अगर तुम 10 दिन में मेरे पैसे नहीं लौटा पाई तो मैं तुम्हारा घर अपने कब्जे में ले लूंगा और 10 दिन से ज्यादा मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ मीरा। ठीक है मालिक, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। मीरा के बेटे की जान खतरे में थी, इसलिए उसे यह शर्त माननी पड़ी और फिर जमींदार ने उसे पैसे दिए। मीरा अपने बेटे को अस्पताल ले जाती है। वहां उसका इलाज शुरू होता है। एक हफ्ते में वह ठीक हो जाता है और अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौट आता है। मीरा बहुत खुश थी कि उसका बेटा ठीक हो गया है, लेकिन अब उसे यह चिंता थी कि वह जमींदार का पैसा कैसे चुका पाएगी। केवल 3 दिन बचे थे। 10वें दिन जमींदार मीरा के घर आता है और कहता है, मेरे 4000 रुपए और 1000 रुपये ब्याज सहित लौटा दो, क्योंकि आज मुझे आपको पैसे दिए हुए 10 दिन हो गए हैं और आज मुझे पैसों की जरूरत है। अरे मालिक, अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं जब से मैं अपने बेटे को अस्पताल से घर लाई हूँ और मुझे 2 से 4 दिन और दे दो। मैं आपके पैसे वापस करने के लिए कुछ भी करूंगी। कृपया हम पर दया करें। देखो, पैसे में दया जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने तुम्हें 4000 रुपए देने से पहले कहा था कि तुम मेरा लोन 10 दिन में वापस कर देना, वो भी ब्याज सहित, और आज 10वां दिन है। अरे मालिक,
कृपया मुझे 3 दिन का समय दीजिए और मुझे यहाँ कोई काम दे दीजिए ताकि मैं आपका काम कर सकूं और आपका सारा कर्जा चुका सकूं। कृपया हम दोनों के लिए ऐसा कर दीजिए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो और अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें अपने घर में कभी काम नहीं दूंगा। इसलिए तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। अर्जुन की माँ मीरा ने उसके इलाज के लिए कर्ज लिया था, इसलिए बेचारा अर्जुन उस समय कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। माँ बेटा दोनों घर से निकलकर गांव के बीचों बीच एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गए। उनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। रात हो जाती है, लेकिन उन्हें समय का बिल्कुल एहसास नहीं होता। वे बिना कुछ खाए पिए, बिना पलक झपकाए वहीं बैठे रहते हैं क्योंकि उनका घर छीन लिया गया था। ठंडी हवा चलने लगती है, लेकिन वे अपनी परेशानियों में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें सर्दी का एहसास भी नहीं होता। अगली सुबह मीरा की तबीयत बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन अपनी माँ के गले लगकर खूब रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह इस दुनिया में अकेला कैसे जिएगा। माँ के बिना उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आग जल रही थी, अपने हालात बदलने की और अपनी माँ की मौत का बदला लेने की। अगली सुबह अर्जुन लाल सिंह के पास जाता है। मालिक, मेरी माँ का देहांत हो गया है और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया मुझे अपने घर में काम दे दीजिए ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं। देखो अर्जुन, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है और मेरे पास इतना बेकार पैसा भी नहीं है जो मैं किसी नौकर को दे सकूं। मालिक, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। आप मुझे बस 2 वक्त का खाना और अपने घर में थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, आपके खेतों में काम करूंगा, बस रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। लाल सिंह अर्जुन के मुंह से यह सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे अर्जुन की आंखों में कुछ अलग दिखता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है अर्जुन, तुम आज से मेरे यहाँ काम कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने घर में काम दूंगा, लेकिन तुम मेरे खेत का काम भी कर सकते हो। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मालिक, आप इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं आपका सारा काम कर दूंगा, चाहे खेत का हो या घर का, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मैं हर काम कर दूंगा। अगली सुबह अर्जुन सबसे पहले उठ जाता है और घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। झाड़ू लगाने के बाद वह बर्तन धोने लगता है। उसे इस तरह काम करते देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अर्जुन की तारीफ करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, अरे अर्जुन, वह कल से हमारे घर आया हुआ है, उसके हाथ खाली नहीं है। हर समय उसे देखो, कोई ना कोई तो काम करता ही रहता है और मुझे लगता है कि हमने इस लड़के को अपने घर में रखकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि घर का सारा काम वो अकेले ही करता है। हाँ अनीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतना काम करता हो। वह घर में झाड़ू भी लगाता है, बर्तन भी धोता है, और अब मैं देखता हूँ, क्या वह खेतों में काम करने जाएगा? वह खेतों में खुदाई करने जरूर जाएगा। अर्जुन सारे बर्तन धोता है और खेतों में खुदाई करने चला जाता है। कुछ ही दिनों में उसने अपनी मेहनत और अपने काम से दोनों का दिल जीत लिया। फिर एक दिन सेठ लाल सिंह अपनी पत्नी अनीता से कहता है, सुनो भाग्यवान, मेरे भतीजे की शादी है, इसलिए हम दोनों अपनी बहन के घर जाएंगे और 15 दिन वहीं रहेंगे। अरे हाँ, उसकी शादी तो हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम शादी में रहेंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? तुम क्यों चिंता कर रही हो? हमारे पास अर्जुन है, वह हमारे घर की देखभाल करेगा और हमारे खेतों में भी काम करेगा। इसीलिए मैंने उसे 15 दिन के लिए यहीं रहने को कहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अर्जुन हमारे घर की देखभाल करेगा। चलो आज ही निकलते हैं और तुम यह बात अर्जुन को बता दो। सेठ लाल सिंह अर्जुन के पास जाता है और कहता है, देख अर्जुन, मैं और अनीता एक शादी में जा रहे हैं और वहां 15 दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम इस घर और खेतों का ख्याल रखना और खेतों में काम करते रहना। अर्जुन इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब लाल सिंह और अनीता कहीं जाएंगे ताकि वह अपना बदला ले सके। वह खुशी खुशी कहता है, मालिक, आप चिंता मत करें, आपको घर और खेतों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ और सब कुछ संभाल लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। दोनों पति पत्नी घर से चले जाते हैं और अर्जुन अब घर में अकेला था। वह जो चाहे कर सकता था। अगली सुबह अर्जुन बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह दूसरे गांव के एक बड़े जमींदार से मिलता है और कहता है, मालिक, ये मेरा मकान है और अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ।
क्या आप इसे खरीद लेंगे? अरे हाँ, मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा, पर तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी सारी संपत्ति और अपना घर क्यों बेचना चाहते हो? कोई तो वजह होगी जिसके लिए तुम ये सब बेच रहे हो। हाँ, एक कारण है। देखिए, कुछ महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। तब से मैं इस घर में अकेला हूं और खेतों का सारा काम अकेले ही करता आ रहा हूं। अब मुझे यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस सब से बाहर निकलना चाहता हूं। अच्छा, तो ये मामला है। अब तुम दोनों अपने पैसे और अपने कागजात ले लो। मैं वकील हूं। अगर भविष्य में किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे सजा दिलवा दूंगा। अर्जुन ने सारे कागज जमींदार को दे दिए और जमींदार ने सारा पैसा अर्जुन को दे दिया। अब अर्जुन सेठ लाल सिंह का मकान और सारे खेत बेच चुका था और वह गांव से भाग गया था। 15 दिन बाद जब लाल सिंह और अनीता घर लौटे तो दूसरे गांव का जमींदार उनके घर में खड़ा था। उन्हें देखकर जमींदार कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आए? जल्दी से घर से निकल जाओ। अरे भाई, ये क्या मजाक है? तुम मेरे घर में खड़े हो और मुझे बाहर निकलने के लिए कह रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। जाओ और अपना घर ढूंढो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने यह मकान 10 दिन पहले खरीदा है। अर्जुन नाम का एक आदमी था, उसने यह मकान मुझे बेचा है और सारे कागज मेरे नाम पर हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो वकील के पास जाओ। उसी के सामने अर्जुन ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए और यह मकान और सारी जमीन मुझे सौंप दी। यह सुनकर लाल सिंह और अनीता बेहोश हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अर्जुन ने बदला ले लिया है और अब वे खुद बेघर हो चुके हैं। लाल सिंह को याद आता है कि उसने अर्जुन को बेघर किया था और अब उसे अपने किए पर पछतावा होता है